वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज हम आ चुके हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट नीट कॉन्सेप्ट को कवर करने के लिए, उसके अंदर फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए। टॉपिक इज पॉपुलेशन इंटरैक्शंस फ्रॉम 12th क्लास, चैप्टर ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन। पॉपुलेशन इंटरैक्शन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर साल एक क्वेश्चन आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इजी टॉपिक के साथ एंड पूरी फुल एनर्जी के साथ लेट्स स्टार्ट पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। हमारे पास पॉपुलेशन इंटरैक्शंस में दो सिंबल्स यूज किए जाते हैं। अगर बेटा पॉपुलेशन में अगर हम सब तुम्हें पता है मिलजुल कर रहते हैं और स्पीशीज के साथ और लोगों के साथ एक दूसरे के साथ, इसी मिलजुलने के बीच में इंटरैक्शंस होती हैं। हमें किसी से फायदा होता है, किसी से नुकसान होता है। तो जब बेटे दो पॉपुलेशंस मिलकर आपस में रह रही हैं और उनको फायदा हो रहा है तो फायदा हमेशा पॉजिटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, नुकसान हमेशा नेगेटिव से रिप्रेजेंट किया जाता है, और अगर कुछ भी नहीं हो रहा न्यूट्रल, उसे 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो हमारे पास इंटरैक्शंस हैं बेटा जी। म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा होगा। कंपटीशन जैसे कि अभी तुम सब कंपीट कर रहे हो नीट की अंदर एमबीबीएस की सीट के लिए, सो उसमें दोनों स्पीशीज को नुकसान होता है। प्रिडेशन जब एक दूसरे को खा जाता है, जो खा रहा है उसको फायदा हो रहा है और जो बेचारा खाया गया उसको नुकसान हो गया। सो एक को फायदा एक को नुकसान। पैरासिटिज्म पैरासाइट होस्ट के अंदर या ऊपर रह रहा है। अब पैरासाइट को तो मजे आ रहे हैं बट होस्ट को तो नुकसान हो रहा है, तो एक को फायदा हो रहा है एक को नुकसान हो रहा है। कमेंसलिज्म एक को फायदा होगा और एक को कुछ भी नहीं होगा। सोचो दो ऐसे ऑर्गेनिज्म साथ में भी रही जा रहे हैं, पॉपुलेशन साथ में रही जा रही है जिसमें एक को फायदा हो रहा है और एक को कुछ भी नहीं हो रहा। अमेंसलिज्म जिसमें एक को नुकसान और एक को कुछ भी नहीं होता। ये एक ऐसा टेबल है जिसके अंदर से भी एक सीधा सीधा क्वेश्चन जो है वो नीट के पेपर में आ सकता है। तो एक ये टेबल भी तुम छोड़ना मत, बस समझ लो और तुम्हारा क्वेश्चन एक पक्का। अब सबसे पहले हम शुरू करेंगे म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में हमने अभी देखा ऐसा रिलेशन जिसमें दोनों स्पीशीज को फायदा होगा। एग्जाम्पल है तुम्हारे लाइकन्स। लाइकन्स क्या होते हैं, तुम हमेशा 11th क्लास से पढ़ते आए हो। सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गे। फंजाई एंड एल्गे के बीच में जो रिलेशनशिप है दैट फॉर्म्स योर लाइकन। अब फंजाई को फायदा क्या है, उसे रहने, वो फंजाई जो है उसको खाना मिल रहा है, एल्गे खाना बना के दे रहा है। और प्लांट्स को, एल्गे को क्या फायदा हो रहा है, फंजाई जो है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर एब्जॉर्ब करके देगा सॉइल से प्लांट्स को, एल्गी को, सो दैट एल्गी खाना बना पाए। तो लाइकेंस में दोनों को फायदा हो रहा है। सिमिलरली माइकोराइजा में भी दोनों को फायदा हो रहा है, विच इज एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। इसमें भी सेम है। सो लाइकेन एंड माइकोराइजा दोनों 11th में पढ़ के आते हैं, दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। लाइकेन इज बिटवीन फंजाई एंड एल्गे, माइकोराइजा इज बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। पॉलिनेशन, इसमें भी क्या होता है बेटा, एक जो है पॉलिनेटर होता है, कोई एनिमल होता है जो पॉलिनेशन करता है। अब फ्लावर्स की पॉलिनेशन एनिमल्स ने की तो फिर फ्लावर्स को भी कुछ ना कुछ बदले में एज अ प्राइज लगा लो, एज अ पेमेंट लगा लो, कुछ भी लगा लो, पॉलिनेटर को देना पड़ता है। तो वो बदले में क्या देते हैं बेटा, पोलन्स देते हैं विच इज अ सोर्स ऑफ नरिशमेंट, न्यूट्रिशन फॉर देम। उनको नेक्टर देते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें जो है वो एक प्लांट जो है, फ्लावर जो है वो प्रोवाइड करेगा अपने पॉलिनेटर को। बदले में पॉलिनेटर उनकी क्या कर रहा है, पॉलिनेशन। तो दोनों का फायदा हो रहा है। अगेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अब इसमें एक बहुत बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल आती है फिग प्लांट एंड वास्प की। सो जो फिग प्लांट होता है बेटा, फिग फ्रूट होता है, उसके अंदर जो वास्प होती है वो अपने एग्स ले करती है। क्यों करती है एग्स ले, ताकि मतलब एक सेफ स्पेस जो है वास्प हमेशा ढूंढ रही होती है कि मैं अपने एग्स ले कर पाऊं ताकि वो लार्वा में कन्वर्ट हो जाए। अब इसी के साथ साथ तुम्हें पता है सिर्फ एग लेइंग के लिए काम नहीं आ रहा उनका फ्रूट। जो वो फ्रूट है, फ्रूट के अंदर जो डेवलपिंग सीड्स हैं और सारी चीजों को वो अपने लार्वे को खाने के लिए भी प्रोवाइड करवाती है। तो फिग जो वास्प होती है बेटा, वो फिग के अंदर अपने एग्स ले कर रही है, जिससे एग्स को एक सेफ स्पेस मिल गई लार्वा बनाने के लिए। प्लस जो डेवलपिंग लार्वा होगा वो फिग फ्रूट के अंदर बनने वाले सीड्स को खा के नरिशमेंट लेगा। तो बदले में उसको फिग को क्या फायदा हो रहा है, वास्प को तो बहुत अच्छा फायदा हो रहा है।
फिग को फायदा हो रहा है बेटा आते जाते टाइम, जब वो एग्स ले करने आएगी जाएगी, इसी प्रोसेस के दौरान वो पॉलिनेशन भी करेगी, तो दोनों का फायदा हो रहा है, म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप हो गया। सिमिलरली एक बहुत प्यारी एग्जाम्पल और बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ऑर्किड ऑफ आइरिस की। ऑर्किड ऑफ आइरिस जो है बेटा, इसकी जो एक पत्ती होती है, पेटल होती है, वो बिल्कुल दिखती है फीमेल बी जैसी। ठीक है, किसके जैसी दिखती है बेटा? फीमेल बी जैसी दिखती है, जिसकी वजह से जो मेल बीज होते हैं वो उस पेटल की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। यू नो वेयर एवर यू सी अ फीमेल, मेल्स आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स अ फीमेल। सो मेल जो है वो आएगा और फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होगा, बट एक्चुअल में वो फीमेल बी नहीं है। वो क्या है? ऑफाइरस की, ऑर्किड की एक पेटल है, जिसने खुद को ऐसे इवॉल्व किया हुआ है कि वो फीमेल बी जैसी दिखाई देती है। अब जब मेल भी आएगा, वो कॉपुलेशन के इरादे से आ रहा है, तो बट वो कॉपुलेशन होगा तो है नहीं, क्योंकि एक्चुअल में तो वो बी नहीं है फीमेल बी, तो वो क्या होगा? सूडो कॉपुलेट करेगा और उसके ऊपर पोलन ग्रेन्स डस्ट हो जाएंगे। सिमिलरली फिर वो जब किसी और फ्लावर के साथ भी सूडो कॉपुलेट करने जाएगा, वो पोलन ग्रेन्स वहां ट्रांसफर कराएगा। अब इसमें ऑफाइरस को कोई फायदा तो नहीं हो रहा, बट ये म्यूचुअलिज्म में एग्जांपल आती है, क्योंकि सूडो कॉपुलेशन हो रहा है और बदले में जो हमारा ऑफाइरस है, ऑर्किड है, उसकी पॉलिनेशन हो रही है। सो ब्यूटीफुल एग्जांपल ऑफ म्यूचुअलिज्म। क्लियर? तो ये था हमारा सबसे पहला रिलेशनशिप ऑफ पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है बेटा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म जैसे कि हमने यहां देखा था कि एक को फायदा और दूसरे को कुछ भी नहीं, एक को फायदा दूसरे को कुछ भी नहीं। तो इसमें क्या होगा बेटा? जैसे कि ऑर्किड्स होते हैं, ये बेटा जो ऑर्किड्स होते हैं ये ग्रो करते हैं मैंगो के ऊपर। जो ऑर्किड्स होते हैं बेटा, इनका एवोल्यूशन ऐसे हुआ है। ऑर्किड बहुत छोटे छोटे प्लांट्स थे, वो पहले जब वो किसी के ऊपर ग्रो उन्होंने करना शुरू नहीं किया था, तो वो बड़े बड़े ट्रीज की कैनोपी के नीचे थे, तो उनको सनलाइट नहीं मिल पाती थी। फिर उन्होंने एवोल्यूशन के साथ ये अचीव किया कि उन्होंने बड़े प्लांट्स के ऊपर ग्रो करना शुरू कर दिया कि हमें तुम सनलाइट लेने नहीं दे रहे, अब हम तुम्हारे ऊपर ही ग्रो करेंगे और डायरेक्टली सनलाइट जो है वो लेंगे। बट इसमें जो बड़ा ट्री है उसको ना कोई नुकसान ना कोई फायदा, बस उस बड़े से ट्री के ऊपर ऑर्किड रह रहा है। तो इसमें बेटा और मैंगो को कोई नुकसान नहीं है, इट इज नॉट ए पैरासाइट, वो सिंपली सिर्फ उसके ऊपर रह रहा है, बट ऑर्किड को बदले में सनलाइट मिल रही है, जो अगर उस बड़े ट्री के नीचे रहता तो उसे ना मिलती। सो दोज आर एपिफाइट्स। सो ऑर्किड्स ग्रोइंग एज एन एपिफाइट और मैंगो ब्रांच इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसलिज्म। बर्नैकल्स जो है बेटा वो वेल्स के ऊपर पाई जाते हैं। बर्नैकल्स डबल फायदा लेता है वेल से। एक तो बेटा वेल जब जाती है, जाते जाते जहां जहां वेल जा रही है वहां बर्नैकल्स जा रहे हैं, तो उनको सवारी हो गई उनकी, कि एक झूले आ रहे हैं उनको कि जहां जहां वेल जाएगी पानी के अंदर वहां साथ में बर्नैकल्स भी जाएंगे। प्लस जो बर्नैकल्स होते हैं बेटा वो लेफ्ट ओवर फूड हो गया या फिर कुछ भी वाटर के अंदर फूड हो गया जो वेल खा रही है, उसके बचे कुछ टुकड़े बर्नैकल्स खा लेते हैं। तो इससे वेल को कोई नुकसान नहीं है, बट बर्नैकल्स को फायदा हो रहा है। अगेन कमेंसलिज्म। कैटल एंड एरगेट एंड ग्रेजिंग कैटल। एक कैटल्स के ऊपर ना एक बर्ड बैठा होता है जिसे एरगेट बोलते हैं। अब इनको क्या फायदा है? इसका भी सेम फायदा है। कैटल के ऊपर एरगेट बैठी है, कैटल को कोई नुकसान नहीं है, बट कैटल जहां जहां जा रही है, एक तो एरगेट अगेन झूले ले रहा है, जहां जहां कैटल जा रही है एरगेट वहां साथ में जा रहा है। प्लस जब कैटल मूव करती है ना, उनके पैरों की मूवमेंट से जब ग्रेज कर रही होती है कहीं पर भी किसी लैंड में, तो जितने भी नीचे छोटे मोटे इंसेक्ट्स होते हैं, कुछ भी होती हैं, मक्खियां मच्छर वगैरह, वो सब बाहर आ जाते हैं उनके चलने से, उनको फिर वो एरगेट खा लेती है। तो कैटल को कोई नुकसान नहीं है, एरगेट को फायदा ही फायदा है। सो दिस इज कमेंसलिज्म। क्लियर? सिमिलरली वन मोर एनसीईआरटी मेंशन एग्जांपल, सी एनेमोन। सी एनेमोन के पास बड़े नुकीले तीखे टेंटिकल्स होते हैं। इन टेंटिकल्स के अंदर क्लॉन फिश रहती है, राइट? तो जिसकी वजह से कोई भी प्रीडेटर पहली बात उसे ढूंढ नहीं पाएगा, ढूंढेगा तो उसके पास नहीं जाएगा, क्योंकि वो रह रही कहाँ है? बहुत तीखे तीखे टेंटिकल्स के बीच में, जो सी एनेमोन के ऊपर प्रेजेंट है। तो क्लॉन फिश ऐसे बची रहती है। बदले में सी एनेमोन का कोई नुकसान नहीं है, ऐसा नहीं है कि उसको कोई नुकसान हो रहा है या पैरासाइट है, नो। सी एनेमोन के टेंटिकल्स के बीच में ये फिश रहती है, प्रीडेटर से खुद बची रहती है।
सो अगेन कमेंसलिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास प्रीडेशन। प्रीडेशन का मतलब होता है जब कोई ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खा रहा है फॉर द एज अ फूड फॉर देयर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स। अब प्रीडेशन में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है हमें कि लाइक हम थोड़े प्रीडेटर्स हैं, बट बेटा जी चाहे कोई एक एनिमल ह्यूमन को खा रहा है या फिर किसी और एनिमल को खा रहा है या फिर प्लांट्स को खा रहा है, प्रीडेशन हर जगह है। When we are eating other organism, that is predation. So हम भी herbivores भी हैं, हम carnivores भी हैं. So हम जब plants को खा रहे हैं तो भी predation है, अगर हम animal को खा रहे हैं तब भी predation है. And predation nature में बहुत ज़्यादा important है. अगर एक let's say ये plant है, ये हार्बीवोर है, अगर हार्बीवोर प्लांट्स को नहीं खाएगा तो प्लांट से हार्बीवोर को ना तो न्यूट्रिशन मिलेगा, ट्रॉफिक लेवल के अंदर एनर्जी फ्लो होना बंद हो जाएगी, प्लस ना ही प्रोडक्टिविटी आएगी और ना ही प्लांट्स की अमाउंट जो है उनकी जो उनकी जो हम कह सकते हैं पॉपुलेशन जो है वो कंट्रोल रह पाएगी। सिमिलरली अगर कार्निवोर हार्बीवोर को खाना बंद कर दे तो हार्बीवोर का नंबर हद से ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, जिसकी वजह से ये और एनिमल्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना शुरू होगा, ये और एनिमल्स को बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देंगे। सो इसीलिए हमें इस प्रीडेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और नेचर कैन नॉट वर्क विदाउट प्रीडेशन। एक एनिमल को दूसरे एनिमल को खाना है, ये नेचर का लॉ है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल और प्लस प्रीडेशन सिर्फ इसीलिए नहीं है कि नेचर की स्टेबिलिटी के लिए, बैलेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, प्रीडेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर कोई एग्जॉटिक या फिर फॉरेन कोई भी प्लांट एनिमल कुछ भी हमारे नेटिव एरिया में आ जाता है, अगर वो बहुत हद से ज्यादा ग्रो कर रहा है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें उसका प्रीडेटर ही लेके आना पड़ेगा, अदरवाइज वो कंट्रोल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक कैक्टस था, वो आया जिसने पूरा मतलब कुछ ही टाइम में पूरा लैंड, बहुत सारा मिलियन हेक्टेयर्स वाला लैंड जो है ऑस्ट्रेलिया का वो कवर कर दिया। तो बाकी ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्ट्रेस बढ़ना शुरू हो गया, क्योंकि जितना भी अवेलेबल फूड होगा सारे रिसोर्सेज कैक्टस लेना शुरू कर देगा। तो इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए जो ह्यूमंस के लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, उसका प्रीडेटर लेकर आया गया इनटू द सेम लैंड। सो मॉथ, जो कि एक मॉथ था, कैक्टस का प्रीडेटर लेकर आए हम सेम लैंड पर, देन उस मॉथ ने कैक्टस को प्रीडेट करके पूरा खत्म कर दिया। सो दिस इज ओनली पॉसिबल ड्यू टू प्रीडेशन। सो प्रीडेशन को सिर्फ नेगेटिवली माइंड में नहीं सोचना है, प्रीडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर में, एंड प्रीडेशन में एक स्पीशीज को फायदा होगा, दूसरी को नुकसान होगा। इसके अलावा बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल, हम बड़ा कहते हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए, हमें पेस्टिसाइड्स को यूज नहीं करना चाहिए, उसमें भी फिर कौन सा लॉ लगेगा? प्रीडेशन लॉ, क्योंकि जो पेस्ट हमारी क्रॉप्स को खराब कर रहा है, हम चाहते हैं वो पेस्ट हमारे क्रॉपलैंड से खत्म हो जाए। कैसे होगा? उसका प्रीडेटर लेकर आना पड़ेगा, वो प्रीडेटर आएगा और पेस्ट को पूरा खा जाएगा और हमारे लैंड बच जाएंगे। तो दैट इज ऑल्सो अगेन प्रीडेशन। क्लियर? इसके यस, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है जो तुम्हारी एजर्शन रीजन में काम आएगी और बहुत अच्छा नीट ट्रैप बनता है कि प्रीडेटर्स ऑल्सो हेल्प्स इन मेंटेनिंग स्पीशीज डाइवर्सिटी इन ए कम्युनिटी। प्रीडेटर स्पीशीज डाइवर्सिटी मेंटेन करने में हेल्प करता है। इसका मतलब क्या है? अब लेट्स से एक कम्युनिटी है, उसके अंदर एक स्पीशीज है वो बहुत ज्यादा सुपीरियर है, मतलब अगर उसका नंबर बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ तो वह बाकी स्पीशीज को ग्रो होने नहीं देगा ड्यू टू कॉम्पिटिशन। अब जो प्रीडेटर है वो उसको खाएगा तो वो जो सुपीरियर है उसका नंबर हमेशा कंट्रोल में रहेगा, तो वो बाकियों को भी कम खाएगा, राइट? अब अगर प्रीडेटर ना हो, लेट्स से प्रीडेटर वहां से मूव कर गया, तो अब उस कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर को खाने वाला कोई भी नहीं है। जब उस कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर को खाने वाला कोई भी नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो बाकी सारी स्पीशीज को खा जाएगा, क्योंकि वो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर है। वो जितने भी अवेलेबल रिसोर्सेज है वो सब कुछ खा जाएगा, बाकी स्पीशीज सर्वाइव नहीं कर पाएंगी, जिसकी वजह से स्पीशीज डाइवर्सिटी, विभिन्नता, स्पीशीज की विभिन्नता खत्म हो जाएगी और वो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर वाली जो है वो उस एरिया में डोमिनेट करेगी। सो दैट इज वाई predators are required for species diversity by reducing the intensity of competition among
प्रे स्पीशीज, कि जो प्रे स्पीशीज है जिसके ऊपर प्रीडेटर अटैक कर रहा है वो स्पीशीज थोड़ा 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 सबको खाई जा रहा है, तो उनके बीच में कंपटीशन जो है वो कम हो पा रहा है। राइट, सो एक एग्जाम्पल है हमारे पास, एक ये हमने एक एक एक्सपेरिमेंटल फील्ड में ये एक्सपेरिमेंट किया था, पूरा नेचुरल पूरे लैंड में नहीं किया गया था। इसमें हमने देखा कि जो स्टारफिश थी पिजास्टर, वो प्रीडेटर थी। जब स्टारफिश को हटा दिया तो उस एरिया में से मोर देन 10 स्पीशीज ऑफ इनवर्टिब्रेट्स एक्सटिंक्ट हो गई थी। क्यों एक्सटिंक्ट हुई थी? क्योंकि इन इनवर्टिब्रेट्स के ऊपर जो सुपीरियर वाला था वो सब कुछ खा रहा था, इन इनवर्टिब्रेट्स को कुछ नहीं मिला। जब स्टारफिश थी वो सारे प्रे को थोड़ा 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 खा रही थी, जिसकी वजह से सभी का नंबर कंट्रोल में था, तो कॉम्पिटिटिवली सुपीरियर वन वाली भी बहुत ज्यादा नहीं थी। So to maintain species diversity, we need predation in a particular land. Clear? Next we have parasitism. Parasitism मतलब अगेन जब एक पैरासाइट किसी होस्ट के ऊपर ग्रो करता है, अंदर भी ग्रो कर सकता है, ऊपर भी ग्रो कर सकता है, तो उसको खुद को फायदा हो रहा है और होस्ट को नुकसान हो रहा है। दिस इज पैरासिटिज्म। ओके, सो पैरासाइट्स क्या होंगे बेटा? कुछ अडेप्टेशंस हैं जो पैरासाइट्स को रखने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल हाई रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी। हाई रिप्रोड्यूसिंग कैपेसिटी मतलब वो ही एक अच्छा पैरासाइट होगा जो एक होस्ट के ऊपर जाते ही अपना नंबर एकदम से इंक्रीज कर दे, तभी तो वो ज्यादा अच्छे से अटैक कर पाएगा। लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स, जो सेंस ऑर्गन चाहिए नहीं उनके, मतलब जो चाहिए नहीं उसे लॉस कर देगा। डाइजेस्टिव सिस्टम चाहिए ही नहीं, होस्ट से डायरेक्ट खाना एब्जॉर्ब करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम का क्या करना है? प्रेजेंस ऑफ अडेसिव ऑर्गन्स, अब बॉडी के अंदर जाना है, बॉडी के अंदर स्टिक करना पड़ेगा, तो पैरासाइट्स को क्या चाहिए? अडेसिव ऑर्गन, ताकि अडेसिव ऑर्गन्स की हेल्प से वो बॉडी के साथ अटैच हो पाए होस्ट की बॉडी के साथ। फॉर एग्जाम्पल एनिमल किंगडम के अंदर प्लैटीहेलमिन्थस फाइलम में तुम पढ़ते हो हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट, क्योंकि प्लैटीहेलमिन्थस के मेंबर जो है वो पैरासाइट्स होते हैं। सो वहां से तुम कनेक्ट कर सकते हो। वहां से हम ये भी लिखते हैं that they do not have well developed digestive system. Why? Because most of the members of platyhelminthes are parasites. Clear? So these are some adaptations which are adapted by the parasites over the due period of time. अब बेटा जी पैरासाइट दो तरह का होता है, एक्टोपैरासाइट्स एंड एंडोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट जो बॉडी के ऊपर रहेंगे, जैसे कि डॉग्स के अंदर टिक्स हो गई, ह्यूमन के सर में जुएं हो गई, बचपन में जुएं पड़ती थी ना सर में, तो वो सब क्या है? All those are ectoparasites because they are living on the surface of the host, on the body of the host. Also cuscuta. Cuscuta is one very good example of ectoparasite, जो बड़े बड़े प्लांट्स जो हेज मेकिंग करते हैं, बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर ग्रो करते हैं। कस्क्यूटा ने ओवर द ड्यू पीरियड ऑफ टाइम अपना क्लोरोफिल लॉस कर दिया है। क्यों क्लोरोफिल लॉस कर दिया है? क्योंकि उसने खाना होस्ट से लेना है, क्योंकि इट इज ग्रोइंग ऑन द सर्फेस ऑफ अनदर प्लांट। तो कस्क्यूटा ने ओवर द ड्यू पीरियड ऑफ टाइम क्लोरोफिल लॉस्ट कर दिया है, क्योंकि अब वो खाना खुद नहीं बना रहा। इट इज वन अडेप्टेशन ऑफ पैरासिटिज्म। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं? जब लाइफ साइकिल, एंडोपैरासाइट्स का लाइफ साइकिल कॉम्प्लेक्स होता है, बट उनकी बॉडी बहुत सिंपल होती है। रिप्रोडक्टिव जो है कैपेसिटी वो बहुत ज्यादा इंटेंसिफाइड होती है, बट इनका लाइफ साइकिल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है एक्टोपैरासाइट्स के कंपैरिजन में। और ये ह्यूमंस के अंदर रहते हैं, आरबीसी के अंदर, लीवर के अंदर, किडनी के अंदर, बॉडी के अंदर, पर्टिकुलर ऑर्गन के अंदर जाकर रहते हैं। एंड व्हाई आई सेड ह्यूमंस? दे कैन लिव इनसाइड एनी एनिमल, और वहां पर जाकर वे उसे अटैक करते हैं। क्लियर? अब एक एग्जांपल बड़ी इंटरेस्टिंग, ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब होता है हमारे पास एक बर्ड है, बड़ा लेजी, आलसी बर्ड, उसे अपने ही अंडे हैच करने में बड़ी आलस आती है, तो वो क्या करता है? अपने अंडों को किसी और बर्ड के नेस्ट के अंदर जाकर हैच करके आता है, ताकि वो बर्ड उसके अंडों को हैच करके दे, वो ही उनका नरिशमेंट करे और वही उनको ग्रो करवाए। तो वो है ब्रूड पैरासिटिज्म। तो इसमें एवोल्यूशन बहुत काम आ रही है कि ओवर द ड्यू पीरियड ऑफ टाइम इस बर्ड ने, जिसने अपने एग्स को दूसरे के नेस्ट में जाके ग्रो करना है, उसने क्या किया? अपने अंडों का शेप, साइज, कलर बिल्कुल एग्जैक्ट मैच किया है, ताकि होस्ट बर्ड जो है पहचान ना पाए, आइडेंटिफाई कर ना पाए कि ये बर्ड, ये एग्स जो है वो मेरे नहीं है, किसी और बर्ड के हैं। तो दिस इज एवोल्यूशन। ये दिस इज को एवोल्यूशन, कि साथ साथ इवॉल्व हो रहे हैं। अगर होस्ट के एग्स इवॉल्व हो रहे हैं तो पैरासाइट के बर्ड्स के एग भी इवॉल्व होंगे। एग्जाम्पल है कुकू एंड क्रो।
कुकू जो है वो अपने एग्स को ले करती है क्रो के नेस्ट में। दिस इज ब्रूड पैरासिटिज्म। नेक्स्ट है हमारे पास कंपटीशन। दो तरह का कंपटीशन होता है। कंपटीशन मतलब फाइट करना सेम चीज के लिए। दो तरह का कंपटीशन होता है, इंटरस्पेसिफिक एंड इंट्रास्पेसिफिक। इंटरस्पेसिफिक मतलब बिटवीन टू स्पीशीज, इंट्रा मतलब विद इन वन स्पीशीज अगर कंपटीशन हो रही है। पहले ये माना जाता था कि कंपटीशन तब होता है रिलेटेड स्पीशीज के बीच में, अनरिलेटेड स्पीशीज कंपीट नहीं कर रही। धीरे धीरे पता चला कि नहीं भाई, जो अनरिलेटेड, दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं है, वो भी सेम रिसोर्सेज के लिए कंपीट करती है। फिर उसके बाद पहले सोचा गया कि कंपटीशन जो है वो वहीं पर होगा जहां रिसोर्सेज लिमिटेड है। बाद में पाया गया रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, इवन देन दे आर कंपीटिंग, डिफरेंट स्पीशीज दे आर कंपीटिंग। तो कंपटीशन का ये कोई भी वो क्राइटेरिया नहीं है, द रिसोर्सेज शुड बी लिमिटेड एंड ऑल। नो, इवन इफ द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, स्टिल द स्पीशीज कैन compete, and even very much unrelated species then they can compete among each other. अब बेटा जी, a process in which the fitness of one species is significantly lower in the presence of another species, ये हमारे पास डेफिनेशन बन जाती है कंपटीशन की। कि कंपटीशन मतलब जब एक स्पीशीज की प्रेजेंस में दूसरी स्पीशीज की सर्वाइवल जो है वो थोड़ी, फिटनेस जो है वो थोड़ी कम हो गई है, दैट इज कंपटीशन। मतलब अकेला हेल्दी ग्रो कर रहा है, बढ़िया ग्रो कर रहा है, अब दूसरी कोई और स्पीशीज आ गई है, अब उसकी फिटनेस जो है वो कम हो गई है इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीशीज। सिंपल सा हिसाब है बेटा, हमारे पास लेट्स से दो डॉग्स हैं और एक चपाती है। अब वो दो डॉग्स एक दूसरे के साथ फाइट कर रहे हैं, कंपीट कर रहे हैं फॉर द सेम चपाती, तो वो दोनों को आधी आधी मिलेगी या फिर एक को थोड़ी सी ज्यादा मिल जाएगी, एक को कम मिलेगी। वहीं पर अगर एक ही डॉग होता और चपाती फिर भी एक ही होती, तो वो एक डॉग पूरी की पूरी चपाती खाता। अब दो डॉग्स होने की वजह से दोनों को ही पूरी चपाती नहीं मिली है, तो नुकसान दोनों का हुआ है। तो कंपटीशन में नुकसान दोनों स्पीशीज का होता है। ओके, कंपटीशन में नुकसान दोनों स्पीशीज का होता है, समझ आ गया। एंड उसके बाद बेटा हमारे पास एग्जांपल है एबिंगडन टॉर्टॉइस। जो एबिंगडन टॉर्टॉइस होता है बेटा गैलापागो आइलैंड पर, वो एक्सटिंक्ट हो गया था जब गॉड्स को गैलापागोस आइलैंड पर इंट्रोड्यूस किया गया। रीजन ये था, गॉड्स की ग्रेजिंग कैपेसिटी टॉर्टॉइस के कंपैरिजन में ज्यादा थी, जिसकी वजह से टॉर्टॉइस एक्सटिंक्ट हो गए। कॉम्पिटिशन। एक हमारे पास है गॉस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये कहता है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जो हैं वो एक ही रिसोर्स के लिए कंपीट कर रही हैं तो वो कोएग्जिस्ट नहीं कर सकती। इंफीरियर वन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी। अगर मतलब दो स्पीशीज कंपीट कर रही हैं, एक बहुत तगड़ी स्ट्रांग है और दूसरी जो है बहुत वीक है, इंफीरियर है, तो वो कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। सुपीरियर वाला हमेशा खाना खा जाएगा, इंफीरियर वाले को कभी खाना खाने ही नहीं देगा, तो इवेंचुअली इंफीरियर वाली एलिमिनेट हो जाएगी। पर तुम्हें पता है ये यूनिवर्सल नहीं है। कुछ स्पीशीज ने टाइम के साथ साथ अपने रिसोर्सेज को आपस में बांट लिया। वो कहते क्या रखा है लड़ाई में, चलो अपने रिसोर्सेज को बांट लेते हैं, विच इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। रिसोर्स पार्टीशनिंग मतलब उन्होंने देखा कि जब हम कंपटीशन कर रहे हैं तो नुकसान दोनों का हो रहा है, तो अपने रिसोर्सेज को बांट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट टाइम चूज कर लेते हैं कि तुम सुबह खाना खाओ, मैं शाम को खाना खाऊंगा, या फिर एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि विद इन अ ट्री टॉप वाले हिस्से से मैं खाना खाऊंगा, मिडल वाले हिस्से से तू खाना खा, नीचे वाले से कोई और खाएगा। तो दिस इज रिसोर्स पार्टीशनिंग। तो जरूरी गॉस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने यही बोला था कि इंफीरियर वाली एक्सक्लूड हो जाएगी। रिसोर्स पार्टीशनिंग कहता है जरूरी नहीं है, रिसोर्स पार्टीशन कर लो, तुम बांट लो इक्वल इक्वल, एंड देन जो है सर्वाइव करो सेम एरिया में सेम रिसोर्स के लिए, राइट। लास्ट है हमारे पास अमेंसेलिज्म। अमेंसेलिज्म इज जिसमें एक को नुकसान और एक को कुछ भी नहीं, न्यूट्रल। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल है फंजाई, पेनिसिलियम बनाती है एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। अब फंजाई ने पेनिसिलिन बनाई, इससे फंजाई को कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं है, जीरो, न्यूट्रल। बट जो पेनिसिलिन फंजाई ने बनाई वो बैक्टीरिया को ग्रो होने नहीं देती, तो बैक्टीरिया का तो नुकसान हो रहा है। फंजाई को न्यूट्रल, बैक्टीरिया को नुकसान, अमेंसेलिज्म। सो पेनिसिलियम ने बनाई पेनिसिलिन जो इनहिबिट करती है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, तो फंजाई यहाँ पर न्यूट्रल है एंड बैक्टीरिया यहाँ पर नेगेटिव है। क्लियर।
अब बेटा पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में एक चीज है जो बहुत अच्छा रोल प्ले करती है, दैट इज एवोल्यूशन। एवोल्यूशन जैसे कि पॉलिनेशन के केस में जो पॉलिनेटर है, जो जिसको पॉलिनेट कर रहा है, उनको को एवोल्यूशन करना पड़ता है। को एवोल्यूशन मतलब अगर एक स्पीशीज इवॉल्व कर रही है तो दूसरी स्पीशीज को भी साथ में ही इवॉल्व करना पड़ेगा। अगर एक ने इवॉल्व कर लिया, दूसरी ने इवॉल्व नहीं किया तो इंटरैक्शन मुश्किल हो जाएगी। अब वो ऑर्किड वाले एग्जाम्पल में देख लो। ऑर्किड वाले एग्जाम्पल में अगर फीमेल बी बहुत ज्यादा चेंज हो जाए तो फ्लावर की पेटल को भी तो चेंज होना पड़ेगा ना अकॉर्डिंगली, अदरवाइज सूडो कॉपुलेशन नहीं होगा, पॉलिनेशन नहीं होगी। सो को एवोल्यूशन पॉपुलेशन इंटरेक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। So now after discussing all the points of NCERT from population interactions, it's question time. We'll discuss some very important questions from the same topic, and I have tried to cover all the important points of NCERT जितना जल्दी पॉसिबल था उतना जल्दी में। तो तुम इस वीडियो को अच्छे से सुनो और ये टॉपिक अच्छे से कर लो। इस टॉपिक को करने के बाद तुम और टॉपिक जो है वो एक बारी के लिए छोड़ भी सकते हो नीट के लिए, बट पॉपुलेशन इंटरैक्शन तुम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते फॉर योर नीट। Now the first question is carnivorous animals, lions and leopards. Lions and leopards हैं, वो कहते हैं सेम नीश में ग्रो कर रहे हैं, बट जो लाइन्स हैं वो लार्जर एनिमल्स के ऊपर एंड लेपर्ड स्मॉलर के ऊपर जो है फीड करता है, प्रीडेट करता है। इसे क्या बोलते हैं? दिस इज रिसोर्स पार्टीशनिंग, जो अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर हमारे पास एक ही जगह पर एक ही नीश में दो स्पीशीज एक साथ को एग्जिस्ट कर रही हैं तो उसका रीजन है रिसोर्स पार्टीशनिंग, अदरवाइज वो सेम नीश में एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। सो आंसर इज सी, रिसोर्स पार्टीशनिंग। बिटवीन विच अमंग द फॉलोइंग द रिलेशनशिप इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ कमेंसियलिज्म? किसमें कमेंसियलिज्म नहीं है? ऑर्किड एंड द ट्री ऑन विच इट ग्रोज, इट इज कमेंसियलिज्म। ऑर्किड्स को फायदा होता है, ट्री को कुछ नहीं, नो नथिंग। कमेंसियलिज्म मतलब पॉजिटिव एंड न्यूट्रल। कैटल एरगेट एंड ग्रेजिंग कैटल, अगेन कैटल एरगेट को बेटा फायदा होता है और ग्रेजिंग कैटल को कुछ भी नहीं। सी एनेमॉन को कुछ भी नहीं होता, क्लॉन फिश को फायदा होता है। फीमेल वैस्प एंड फिग स्पीशीज, इसमें दोनों को फायदा होता है एक दूसरे के एसोसिएशन के साथ। फिग स्पीशीज जो है उनकी पॉलिनेशन होती है और फीमेल वैस्प ओविपोजिशन के लिए फिग फ्रूट को यूज करता है। सो डी इज द करेक्ट आंसर। Which one of the following population interactions is widely used in medical science for the production of antibiotics? Yes, the lastly done. Antibiotics के लिए कौन सा रिलेशनशिप यूज होता है? अमेंसियलिज्म। अमेंसियलिज्म में क्या हो रहा है? एक जो है स्पीशीज वो एंटीबायोटिक बना रही है, खुद को उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा और बदले में बैक्टीरिया बेचारा ग्रो नहीं कर पा रहा। सो दैट इज इमेंसियलिज्म। सो बेटा जी आफ्टर दिस वी आर डन विद द टॉपिक पॉपुलेशन इंटरैक्शंस। अच्छे से पूरी वीडियो सुनो, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। नीट में कुछ ही दिन बचे हैं तो कोई भी टॉपिक मिस मत करो, कोई भी वीडियो मिस मत करो, ठीक है जी। सो ये हमारा डे 18 था ऑफ माय 30 डे बायोलॉजी क्रैश कोर्स। अगर तुमने अभी तक 17 वीडियोस भी नहीं सुनी है, जाओ अभी चैनल पर, प्लेलिस्ट बनी हुई है 30 डेज बायोलॉजी क्रैश कोर्स की। उन सारे टॉपिक्स को, सारे कॉन्सेप्ट्स को सुनो। आई गारंटी यू तुम्हारा पूरा तुम्हें ऐसा लगने लग जाएगा कि बायोलॉजी इज ऑन टिप्स एंड यू कैन वेरी इजीली स्कोर 300+। एंड ऐसे ही आगे भी आने वाले 12 दिनों के लिए और ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को सिंप्लीफाई एंड फटाफट रिवीजन के लिए सब्सक्राइब करो बायो एज।